12 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा फानी जाकर जिन्हों को एक एस रैंक के हंटर के तौर पर डिक्लेयर किया गया और इसका खबर पूरे दुनिया के कोने कोने में फैल जाता है। इसके बाद हमें वाइंग दोंगसू के पास ले जाया जाता है जो जिन्हों के डैड के हाथों में मार खा के हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, लेकिन वो भी टीवी में न्यूज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि संग जिन्हों अभी तक जिंदा है। इसके बाद फिर से हमें जिन्हों के पास ले जाया जाता है। अपना एस रैंक का लाइसेंस मिलने के बाद जिन्हों एक आर्टिफैक्ट के दुकान में आया था, जिन्हों वहां पर जाके अपने रेड ऑर्ब यानी कि वही ऑर्ब जिसकी मदद से किसी के भी फायर मैजिक को 2 गुना ताकतवर बनाया जा सकता था, जिन्हों से यहाँ पर बेचने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही दुकानदार उस आर्टिफैक्ट को देखते हैं, वो देखकर इसे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं उन्होंने ऐसा चीज अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। वो मीटर से आर्टिफैक्ट का पावर नापने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ऑर्ब का पावर मापा नहीं जाता, यानी कि इस ऑर्ब का एम्पलीफिकेशन है 100%। दुकानदार यहाँ पर मनी मन कहता है यहाँ तक कि जो काबिल क्राफ्टमैन होते हैं उनका भी बनाए हुए हथियार का पावर 50% से ज्यादा नहीं होता। अगर आज मिस्टर चो यहाँ पर होते तो वो इसे बेशक खरीद लेते। दुकानदार इसके बाद जिन्हों को पूछता है वैसे सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको ये कहाँ पर मिला? जिन्हों कहता है मुझे बस डंजन में ऐसे मिल गया। ये बात सुनकर यहाँ पर दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दुकानदार इसके बाद कहता है तो सर आप क्या करना चाहते हैं? आप चाहे तो मैं इसका ऑक्शन करवा सकता हूँ। जिन्हों कहता है मैं बाद में आपको इसके बारे में सोच कर बताता हूँ। जिन्हों यहाँ पर मनी मन सोचता है कि उसे जल्द से जल्द डेमन कैसल को कंप्लीट करके द होली वाटर ऑफ लाइफ को तैयार करना है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को ठीक करता। और क्योंकि डेमन कैसल के अंदर हर एक जगह आग के लपटे पाए जाते हैं, तो इसी वजह से जिन्हों को ये आर्टिफैक्ट चाहिए था। इसके बाद जिन्हों दुकानदार से पूछता है वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे फायर आर्टिफैक्ट कहाँ पर मिलेगा? मैंने इसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कुछ आर्टिफैक्ट नहीं दिखा। क्या ऐसी चीजें आसानी से नहीं मिलती? इसके बाद दुकानदार कहते हैं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, फायर मैजिक बहुत ही कॉमन है, तो ज्यादातर जगह आपको ये मिल जाएगा। ऐसी चीजें महंगा होने की वजह से हम लोग इसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे नहीं बेचते। इसके बाद दुकानदार जिन्हों को एक कमरे पे लेकर जाता है जहाँ पर जिन्हों को बहुत सारे आर्टिफैक्ट देखने मिलता है। दुकानदार यहाँ पर पूछता है तो सर बताइए आपको कुछ पसंद आया? जिन्हों यहाँ पर देखते ये जो शील्ड वगैरह है ये बहुत ही चिकने कांच की परत के पीछे है। तो जिन्हों यहाँ पर दुकानदार को पूछता है वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आया, इतने महंगे आर्टिफैक्ट होने के बावजूद भी यहाँ का सिक्योरिटी मुझे ढीला लग रहा है। इसके बाद दुकानदार कहता है नहीं सर आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही होगी। ये जो ग्लासेस आप देख रहे हैं ये सारी ग्लासेस को ए रैंक के हंटर के मैना के साथ बनाया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसे तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इसे तोड़ पाए तो मैं आपको यहाँ का कोई भी चीज देने के लिए राजी हूँ। जिन्हों यहाँ पर इन कांच के अंदर से मैना तो सेंस कर पा रहा था, लेकिन जिन्हों को इस कांच को लेकर थोड़ा डाउट होने लगता है। जिन्हों इसके बाद अपने हाथ पे अपने ऑरा को फोकस करता है और पंच मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन दुकानदार ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। दुकानदार कहता है सर मैंने ऐसे ही आपसे कहा था, आप तो सीरियस हो गए। अगर इनमें से एक भी ग्लास टूट गया सर तो हंटर्स गिल्ड के लोग यहाँ पर आ जाएंगे। दरअसल उनके साथ हमारा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है। दुकानदार यहाँ पर जिन्हों के कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो अपने मनी मन कहने लगता है कि एक मेज टाइप का हंटर होने के बावजूद भी वो कॉम्बैट टाइप की मूव इस्तेमाल करने का सोच कैसे सकता है। इसके बाद कोई चालन देखते हुए जिन्हों कहता है इसके अलावा क्या आपके पास कोई ऐसा हथियार है जो मैं ट्राई कर सकता हूँ? दुकानदार कहता है हाँ जरूर सर। इसके बाद दुकान का एक एम्प्लॉय आकर जिन्हों को वहां से लेकर जाता है, लेकिन तभी दुकानदार का नजर यहाँ पर उस कांच के ऊपर पड़ता है। वो देखते उस कांच में एक छोटा सा क्रैक आ चुका है, जिसे देखकर वो दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जिन्हों वेपन वाले सेक्शन में जाता है जहाँ पर जिन्हों को दुकानदार एक डैगर दिखाता है। जिन्हों इसका कीमत पूछता है और दुकानदार कहता है कि इसका कीमत सिर्फ 30 मिलियन वोन है। जिन्हों इस डैगर को देखकर समझ जाते हैं कि इस डैगर का रैंक बी रैंक के आसपास होगा, यानी कि ये जिन्हों के नाइट किलर डैगर से कमजोर था, लेकिन इस डैगर का पावर जिन्हों के कासा के डैगर के सिमिलर होगा। इसके बाद जिन्हों अपने नाइट किलर डैगर निकालता है और दुकानदार को दिखाकर इसका प्राइस पूछता है। दुकानदार ये डैगर देखकर कहता है वाह सर ये डैगर सच में बहुत ही कमाल का दिख रहा है, शायद इसे किसी काबिल क्राफ्ट ने बनाया होगा। लेकिन जिन्हों अपने मनी मन कहता है दरअसल ये मुझे आइटम शॉप में मिला था। इसके बाद दुकानदार कहता है कि इसका कीमत एटलीस्ट 100 मिलियन के आसपास होगा, और ये सुनकर जिन्हों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्होंने इस डैगर को आइटम शॉप से 2.8 मिलियन गोल्ड से खरीदा था। इसके बाद जिन्हों को यूजिन के आर्मर के बारे में याद आ जाता है। वो अपने मनी में सोचते हैं कि यूजिन हमेशा अपने साथ कीमती आर्मर और कीमती हथियार लेकर आता था, जिसका कीमत लगभग 3 मिलियन के आसपास होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उस हथियार में सिर्फ अटैक बफ ही थे। जिन्हों सोचता है कि अगर यूजिन के शील्ड और हथियार इतने ज्यादा महंगे हो सकते हैं और उसे अगर आइटम शॉप्स के आइटम्स का कीमत इतना ज्यादा मिल रहा है तो उसके पास इन आइटम शॉप्स के आइटम्स को बेचने का कोई कारण ही नहीं बनता। इसके बाद हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड में ले जाया जाता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाय क्यों हो अभी तक जिन्हों के बारे में सोच रहे थे। वो अपनी मनी मन कहता है क्या यह सच में पॉसिबल हो सकता है? एक ऐसा हंटर जो लेवल अप कर सकता है। जब मैं संजनों के साथ रेड गेट के सामने मिला था मैं बेशक कह सकता था कि वो मुझसे कमजोर था, लेकिन इस बार का कहानी पूरी तरीके से पलट चुका है। किसी ऐसे को गिल्ड का हिस्सा बनाना अगर वो चाहे तो अपना खुद का गिल्ड बना सकता है, और अगर वो सच में लेवल अप कर सकता है तो उसका गिल्ड हमेशा नंबर 1 रहेगा। अपने से किसी ताकतवर को अपने गिल्ड पर रिक्रूट करना सच में ये मेरा और चोजों का एक गलतफहमी था। इसके बाद हमें जिन्हों के अपार्टमेंट के सामने ले जाया जाता है जहाँ पर हमें रिपोर्टर्स का भीड़ देखने मिलता है, और इसके साथ साथ टीवी में भी अभी तक जिन्हों का ही खबर चल रहा था। हमें यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड से मिस्टर आहान देखने मिलता है जो अपने असिस्टेंट के साथ जिन्हों को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए थे। मिस्टर आहान यहाँ पर पूरे जोश से कहते हैं दोस्तों मिस्टर बाइक ने जरूर संजीवों को रिक्रूट करने से गिव अप कर दिया, लेकिन हम लोग इतने आसानी से नहीं हार मानेंगे। मिस्टर आहान का सेक्रेटरी भी बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है, लेकिन मिस्टर आहान की लड़की वाली सेक्रेटरी कहती है लेकिन सर उनके घर के सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, क्या मिस्टर
सन जिन्हों हमसे मिलेंगे। मिस्टर आहन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर हमें कैंप लगाना होगा। इसके बाद हमें जिन्हा देखने मिलती है जो अपने घर के खिड़की से ताका झाकी कर रही थी, लेकिन जैसे रिपोर्टर जिन्हों के घर से किसी को नोटिस करते हैं वो एक बार फिर से फोटो खींचने लगता है और जिन्हा यहाँ पर तुरंत अंदर आ जाती है। जिन्हों इसके बाद जिन्हा को कहती है तुम चाहो तो मैं उन सबको अभी यहाँ से भगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जिन्हा साफ साफ मना कर देती है। जिन्हा कहती है कि रीएवल्यूशन के बाद रिपोर्टर्स को कोई रिपोर्ट न देने की वजह से और सोशल मीडिया पे पब्लिक और रिपोर्टर्स जिन्हों के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं, तभी अचानक से जिन्हों के घर का दरवाजा कोई नॉक करने लगता है। जिन्हा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी जिन्हों कहता है जिन्हा तुम अपने कमरे पे जाओ, मैं इन सबको अभी देख लेता हूँ। जिन्हा यहाँ पर जाने से तो मना करती है, लेकिन जिन्हों नहीं मानता। लेकिन जिन्हों जैसे दरवाजा खोलता है हमें वहाँ पर यूजिन देखने मिलता है। यूजिन यहाँ पर रोते रोते कहता है सर मुझे मेरे पापा ने घर से निकाल दिया। जिन्हों ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जिन्हों इसकी बात कहता है लेकिन तुम्हारा तो अपना खुद का घर था ना। यूजिन यहाँ पर रोते रोते कहता है लेकिन सर वो भी तो मेरे बाप का ही प्रॉपर्टी था ना। वैसे सर क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूँ, अगर हो सके तो क्या मैं आपके घर रह सकता हूँ। लेकिन इससे पहले यूजिन अपना बात पूरा कर पाता जिन्हों उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। जिन्हा इसके बात पूछती है कि दरवाजे के सामने कौन था, लेकिन जिन्हों उसे ना पहचानने का बहाना करता है और दूसरी तरफ यूजिन बार बार जिन्हों के दरवाजा खटखटाने लगता है। इसके बाद हमें यूजिन के डैड के पास ले जाया जाता है। यूजिन की माँ यूजिन के डैड को कहती है आपको नहीं लगता कि आप उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं। लेकिन तभी यूजिन के डैड कहते हैं अगर वो अपने दम पे कुछ करना चाहता तो उसे अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए था, लेकिन उसने किसी और के पीछे जाने का डिसाइड किया। इसके बाद अचानक से यूजिन के डैड अपनी आंखों को मलने लगते हैं और जैसे वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं अचानक से उनको धुंधला दिखाई देने लगता है। और इसके बाद ही अचानक से यूजिन के डैड अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं और अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर उनकी वाइफ काफी ज्यादा चिंता में आ जाती है। देखते देखते यहाँ पर रात हो जाता है। जिन्हा जब यहाँ पर सो रही थी तब अचानक से जिन्हा के कमरे पे आती है। जिन्हों यहाँ पर डेमन कैसल पे अपना बाकी का काम खत्म करने के लिए जाने वाला था, लेकिन इस बीच में उसके बहन को कोई परेशानी ना हो इसलिए जिन्हों अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है। जिन्हों यहाँ पर टक्स के गार्ड्स को समन करता है जो लगभग एक ए रैंक के हंटर के समान थे, लेकिन जिन्हों देखता है कि टक्स के 4 बॉडीगार्ड में से 3 बॉडीगार्ड यहाँ पर है, लेकिन तभी टक्स का एक बॉडीगार्ड ऊपर की तरफ इशारा करता है। और इसके बाद जिन्हों को याद आता है कि टक्स के साथ लड़ाई करने के वक्त जिन्होंने टक्स के एक बॉडीगार्ड को समन नहीं किया था। जिन्हों यहाँ पर एक को रखता है और बाकी दोनों को वापस जाने के लिए कहता है और उसके बहन का अच्छे से रखवाली करने के लिए कहता है। जाने से पहले जिन्हों यहाँ पर अपने घर के आसपास भी कुछ शैडो सोल्जर्स को रखवाली करने के लिए छोड़ता है और उन्हें बारी बारी करके पेट्रोलिंग करने के लिए कहता है और जिन्हों सबको ये ध्यान रखने के लिए कहता है कि उन सबको कोई देख न पाए। सारे सोल्जर्स यहाँ पर पेट्रोलिंग के काम पे लग जाता है। सुबह होते ही जिन्हों यहाँ पर डेमन कैसल के लिए निकल जाता है। हमें देखने मिलता है यूजिन यहाँ पर जिन्हों को छोड़ने के लिए जा रहा था। जिन्हों यहाँ पर पूछता है तो कल रात सब कुछ ठीक था। यूजिन कहता है हाँ सर आजकल होटल्स में बहुत अच्छी सुविधा मिलते हैं। जिन्हों यहाँ पर यूजिन को ऑफिस चुने तक वहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन जिन्हों अपने मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सच में हाँ कर देगा और अभी मैं इसे ना भी नहीं कह सकता। यूजिन इसके बाद पूछता है वैसे सर आपको दाइसुंग टावर में कौन सा काम है। जिन्हों यहाँ पर कुछ नहीं कहता और इसके बाद जिन्हों पानी जाकर डेमन कैसल में एंटर करता है। आगे का रास्ता जिन्हों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन जिन्हों यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार था। जिन्हों यहाँ पर अपने साथ एक विंड रोप, एक नेमलेस थिंग जिसे वाटर मैजिक से इम्ब्यूट किया गया था, ये सब पहन के जिन्हों पूरी तरीके से आग से बचने के लिए तैयार था। आते यहाँ पर जिन्हों को एक क्वेस्ट मिलता है। जिन्हों को यहाँ पर टॉप फ्लोर में मौजूद डेमन किंग बारन का सोल कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है और डेमन किंग को हराने के फलस्वरूप जिन्हों को रून स्टोन बोनस स्टैट 30+ और एक कंधे का रिवॉर्ड मिलने वाला था। रून स्टोन की मदद से जिन्हों को एक स्पेसिफिक स्किल मिलने वाला था जो देखकर यहाँ पर जिन्हों मन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिन्हों के पास अभी तक शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन और मोनास डोमेन जैसे जॉब स्किल्स थे। डेमन कैसल के 1 से लेकर 75 तक जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ था। तो जिन्हों यहाँ पर डायरेक्ट 76 फ्लोर पे टेलीपोर्ट होता है। वहाँ पर जाते हमें बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर देखने मिलते हैं जिन्होंने पूरे शहर में यहाँ पर तबाही मचा दिया था। जिन्हों यहाँ पर टक्स को समन करता है और उसे उस फायर मैजिक के स्पेशल ऑर्ब दे देता है जिसकी मदद से टक्स के फायर स्पेल का ताकत 2 गुना बढ़ जाता है और देखते देखते टक्स एक बहुत ही बड़ा सा फ्लेम थ्रोअर करता है जो आसपास के पूरे शहर के साथ साथ सारी मॉन्स्टर्स को निस्तनाबूद करते थे। एक के बाद एक जिन्हों के सामने नोटिफिकेशन आता है जिन्होंने यहाँ पर एक डेमन लॉर्ड को हरा दिया था और उसके साथ साथ जिन्हों को 2200 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिले थे। जिन्हों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों यहाँ पर कहता है जरूर उसके पास वो मैजिकल ऑर्ब है, लेकिन मेरा शैडो बनने के बाद उसका ताकत और कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। लगता है अभी के लिए मुझे ये टक्स को इस्तेमाल करने देना होगा। हमें यहाँ पर जिन्हों का स्टेटस बोर्ड देखने मिलता है जहाँ पर हमें देखने मिलता है जिन्हों का लेवल ऑलरेडी 81 हो चुका था। इसके बाद हमें यूजिन के डैड के पास ले जाया जाता है जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेंटर पे थे। हमें यहाँ पर डॉक्टर से जानने मिलता है वो यहाँ पर 2 दिन से बेहोश पड़े थे, जो सुनकर यहाँ पर यूजिन के डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि ये सब कुछ थकावट की वजह से हुआ है। इसके बाद यूजिन के फादर डॉक्टर से पूछते हैं कि इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। डॉक्टर इसके बाद यूजिन के फादर को पूछते हैं सर मुझे एक चीज बताइए, क्या आप हाल ही फिलहाल में किसी हंटर के आसपास थे। यह सवाल सुनकर यूजिन के डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पूछने लगते हैं कि आखिर अचानक से ये सवाल क्यों आ रहा है। इसके बाद डॉक्टर कहता है क्या आपने कभी एटर्नल स्लंबर के बारे में सुना है। ये नाम सुनते यहाँ पर यूजिन के डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एटर्नल स्लंबर एक ऐसा बीमारी जिससे कोई नॉर्मल इंसान हमेशा के लिए कोमा में जा सकता है और किसी को भी पता नहीं होता कि वो कब उठेगा। अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं है। ये बीमारी असल में सिर्फ पेशेंट को कोमा में नहीं भेजता, वो धीरे धीरे करके उसकी जिंदगी को छीन लेता है। डॉक्टर ये सब कुछ यूजिन के डैड को खुल के बताते हैं। यूजिन के फादर पूछते कि आखिर इन सब के बीच में हंटर का क्या कनेक्शन है। डॉक्टर कहता है ये जो एटर्नल स्लंबर है ये बीमारी किसी के अंदर मैना की वजह से देखा जाता है। ज्यादातर लोगों के अंदर मैना को सहन करने का शक्ति होता है। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार होते हैं और ये तभी देखा जाता है जब कोई नॉर्मल इंसान किसी हंटर के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत लंबे समय से हो। डॉक्टर यहाँ पर यूजिन के डैड को एसेंस स्टोन, मैना क्रिस्टल और हंटर से दूर रहने के लिए कहते हैं। डॉक्टर इसके बाद फिर से पूछते हैं सर क्या आपके परिवार में कोई हंटर मौजूद है। यूजिन के डैड को यहाँ पर यूजिन की बात याद आती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक ऐसे बीमारी का नेशनल विक्टिम बन चुका है। यूजिन के डैड इसकी बात कहते हैं लेकिन मैं अभी तक हारा नहीं डॉक्टर।
इसके बाद हमें जापान के एक कोस्ट आइलैंड पे ले जाया जाता है। अचानक से हमें समुद्र के तीर पे एक चींटी जैसा मॉन्स्टर देखने मिलता है जिसके पीछे 2 पंख लगे हुए थे और वो धीरे धीरे एक गुफा की तरफ जा रहा था। इसके बाद हमें जापान के उसी आइलैंड के पास वाले टाउन पे ले जाया जाता है जहाँ पर हमें 2 हंटर्स देखने मिलते हैं और वो दोनों ही टाउन का पेट्रोलिंग करने के लिए निकले थे। पेट्रोलिंग करते समय एक नेबर आकर उन दोनों को शुक्रिया कहता है। जो आर्मर पहना हुआ बंदा था वो था एक फाइटिंग टाइप का हंटर और उसका रैंक था डी रैंक, और दूसरा जो मेज टाइप का हंटर था उसका रैंक था ई रैंक। वो ई रैंक का हंटर आज काम पे नया आया था तो वो डी रैंक का हंटर उस ई रैंक के हंटर को सब कुछ समझा के कहने लगता है और उसे हर दिन टाउन का पेट्रोलिंग और उसके साथ साथ टाउन के लोगों के साथ जान पहचान बनाने के लिए कहता है। उन दोनों का काम यहाँ पर एक ही था, अगर इस आइलैंड के बीच में अचानक से कोई डंजन का गेट ओपन हो जाए तो ये पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से उन्हें डंजन ब्रेक आने से पहले जल्द से जल्द गेट का एंट्रेंस ढूंढना होगा। डंजन का एंट्रेंस ढूंढने के लिए उनके पास मैनोमीटर मौजूद था। 3 दिन में यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आने वाले थे तो इसी वजह से उन्हें 3 दिन के अंदर डंजन के गेट का एंट्रेंस ढूंढना ही था। वो दोनों जब अपने पेट्रोलिंग का काम कर ही रहे थे तभी अचानक से वो मेज हंटर किसी को रास्ते से चलते हुए देखता है जो पीछे से काफी अजीब दिख रहा था। वो अपने साथी हंटर को बताता है, वो भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे पीछे से बुलाने की कोशिश करता है और हमें देखने मिलता है असल में ये कोई इंसान नहीं था, ये था एक एंट मॉन्स्टर। इसके बाद हमें फिर से डेमन कैसल पे ले जाया जाता है। डेमन कैसल पे यहाँ पर हर तरफ तबाही मची हुई थी। जिन्हों का इंटेलिजेंस स्टैट बहुत गुना बढ़ चुका था और उसके साथ साथ जिन्हों के शैडोस एक्सट्रैक्ट करने का और प्रिजर्व करने का अमाउंट भी बहुत गुना बढ़ चुका था। अब जिन्हों यहाँ पर 820 शैडोस को एक्सट्रैक्ट कर सकता था और उसके साथ साथ 155 शैडोस को प्रिजर्व कर सकता था। लेकिन जिन्हों अनफॉर्चुनेटली यहाँ के एक भी डेमन्स के शैडोस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। जिन्हों यहाँ पर आगे के फ्लोर्स के लिए यहाँ पर अपनी टीम को 6 हिस्सों में डिवाइड करता है। सबसे पहला था टीम टस्क, दूसरा था टीम इग्रिस, तीसरा था टीम आयरन, चौथा था टीम टैंक, 5वां और छठा टीम था हाई ऑर्क्स की 2 अलग अलग टीम्स। जिन्हों यहाँ पर उन सभी को 2 काम देता है। सबसे पहला था अगर कोई भी दुश्मन सामने आता है तो उसे तुरंत मार देना और दूसरा था नेक्स्ट फ्लोर का परमिट ढूंढना। इसके बाद यहाँ पर जिन्हों के सारे शैडोस आसपास फैल जाते हैं। जिन्हों का टारगेट था जल्द से जल्द टॉप फ्लोर तक पहुंचना। कुछ सेकंड बाद यहाँ पर जिन्हों के पास एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगता और जिन्हों को यहाँ पर 1000, 1500, 900 एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक के बाद एक मिलते जाते हैं जो देखकर यहाँ पर जिन्हों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी जिन्हों के लिए काम बहुत ही आसान हो चुका था और जब तक उसके शैडोस मर नहीं जाते तब तक यहाँ पर जिन्हों का मैना भी खत्म नहीं होता। जिन्हों यहाँ पर एक मैना पोशन निकालता है और अपने मैना को पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है क्योंकि हो सकता है हाई फ्लोर में जाने के बाद जिन्हों का मेज शैडो थोड़ा सा स्ट्रगल करे। ऐसे यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें देखने मिलता है जिन्हों के टैंक का लेवल यहाँ पर 24 हो चुका था और उसे नया रैंक एलिट मिला था। और ये सिर्फ टैंक के साथ नहीं, जिन्हों के बाकी सारे शैडो सोल्जर्स भी बहुत गुना तक लेवल अप कर लिया था। जिन्हों यहाँ पर सोच रहे थे कि उसका सभी को अलग अलग करने का फैसला यहाँ पर बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। अभी सिर्फ जिन्हों को बेस फ्लोर्स क्लियर करने थे। पिछले 2 दिन से यहाँ पर जिन्हों 80 फ्लोर में है लेकिन अभी तक जिन्हों को नेक्स्ट फ्लोर में जाने का परमिट नहीं मिला था। तो इसका मतलब यहाँ पर और भी काफी सारे ताकतवर डेमन होंगे। तो अचानक से बहुत ही तेजी से जिन्हों को एमपी गिरने लगता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई जिन्हों के शैडो सोल्जर्स को बहुत ही तेजी से मार रहा है। जिन्हों नोटिस करता है हमला आर्यन के ग्रुप के ऊपर हो रहा है जो देखकर यहाँ पर जिन्हों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कोई डेमन आर्यन से भी ज्यादा ताकतवर है। जिन्हों यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर्स को वापस बुलाने के लिए मजबूर हो जाता। जिन्हों यहाँ पर अपने नेक्स्ट हमले के लिए प्लानिंग करने लगता है। टीम बी और इग्रिस की टीम को बहुत बड़ा धक्का लगा था जिससे जिन्हों समझ जाता कि ये जो विरोधी है ये काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जिन्हों को कुछ अजीब लगने लगता है। टक्स का टीम यहाँ पर इग्रिस के पास ही था लेकिन इसके बावजूद भी उन डेमन्स ने टक्स की टीम के ऊपर हमला नहीं किया था। वो लोग सीधे हाई और की टीम ए की तरफ चले गए थे। जिन्हों यहाँ पर मनी मन कहता है आखिर इसका क्या वजह हो सकता है। वो लोग अपने विरोधी को बहुत ही ध्यान से चुन रहे। मानो ऐसा हो कि वो लोग अपना कमजोरी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और अगर ये सच हुआ तो उनका नेक्स्ट टारगेट जरूर आयरन का ग्रुप ही होगा। आयरन और उसके साथ यहाँ पर जगह में पहुंच जाते हैं। जिन्हों यहाँ पर पीछे से उनके ऊपर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर जिन्हों को एक डेमन नोबल नाइट देखने मिलता है और उसके साथ साथ कुछ नॉर्मल डेमन नाइट्स देखने मिलता है। शैडो सोल्जर्स को देखते ही डेमन नाइट यहाँ पर अपना भाला लेकर सामने आने लगता है और एक ही बार में वो आयरन का नाम और निशान मिटा देता है। जिन्हों यहाँ पर उनका पावर देखकर समझ आता है कि आखिरकार उसके शैडो सोल्जर्स बार बार मर क्यों रहे थे। इसके बाद जिन्हों खुद यहाँ पर मैदान पे आता है। जिन्हों को देखते वो डेमन नाइट बहुत ही तेजी से अपना भाला लेकर सामने आने लगता है। लेकिन जैसे वो डेमन नाइट सामने आता है जिन्हों उसके भाला से बचने के लिए सबसे पहले झुकता है और उसे एक बहुत ही जोर का अपर किक मारता है और एक ही किक से उस डेमन नाइट का काम तमाम हो जाता है। और जिन्हों को यहाँ पर 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलता है। जिन्हों यहाँ पर अपनी स्पीड स्किल को इस्तेमाल करता है और एक के बाद एक सारे डेमन नाइट्स का काम तमाम कर देता है। और इसके बाद आखिर में बच जाता है नोबल वाला डेमन नाइट। जिन्हों का खतरनाक पावर देखकर वो नोबल डेमन नाइट यहाँ पर कांपने लगता है। जिन्हों यहाँ पर कहता है मैं हमेशा से सोचता था कि मॉन्स्टर डरते हैं या फिर नहीं, लेकिन लगता है मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। तो